नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम वर्तमान समय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, तकनीकी शिक्षा के बारे में, उसके वर्तमान रुझान के बारे में और उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के किस तरह से चुनौतियों से निपटा जाए। हम जानते हैं कि 21वीं सदी का ये युग गति, ज्ञान और तकनीक का युग है। अब शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज की चार दीवारियों तक सीमित नहीं है। आज शिक्षा किताबों से आगे बढ़ करके तकनीकी कौशल, डिजिटल दक्षता और वैज्ञानिक सोच का समन्वय बन चुका है। विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में है डॉक्टर मनोज कुमार। आप एक रिटायर्ड IAS हैं और पूर्व में निदेशक रहे हैं प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में। आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। जब हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा की तो इसका क्या अभिप्राय होता है, किस तरह ये सामान्य शिक्षा से अलग हो जाता है? देखिए, जो सामान्य शिक्षा है ये कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्विक्स, मैथमेटिक्स इसकी शिक्षा लेते हैं। जो तकनीकी शिक्षा है वो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जिसमें हम इसी ज्ञान को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमने साइंस के, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया तो लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके उससे क्या फायदे उठाए जा सकते हैं, उससे क्या इंस्ट्रूमेंट्स पैदा किए जा सकते हैं, उसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, या कोई दो केमिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके, ये हम केमिस्ट्री की लैब में सीखते हैं। लेकिन केमिकल्स को रिएक्ट करवा के हमने बिल्डिंग कैसे बनानी है या सड़क कैसे बनानी है, उसकी क्या क्यूरिंग पीरियड होगा, ये एक तकनीकी शिक्षा का विषय है। मैं जो समझ पाया हूँ, मैं भी एक अभी अपने आप को विद्यार्थी ही समझता हूँ कि शिक्षा जो थोड़ा बुकिश कंसेप्ट है, वेरएज तकनीकी शिक्षा उसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो शिक्षा हमें प्रयोगात्मक ज्ञान देता है, प्रयोग करके जो ज्ञान निकलता है, जो हमारी कौशल को विकास करता है, खास करके उद्योगों के लिए भी, और नवाचार की सोच प्रदान करता है इनोवेशन के लिए, वो तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। अब जो ऐसी शिक्षा का वर्तमान समय में, जबकि हम लोग 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो तकनीकी शिक्षा किस तरह से हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो सकता है? हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका विजन दिया है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब के तरीके से इमर्ज करे, ताकि हम जो वर्ल्ड क्लास चीजें अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकें, सस्ते रेट पे कर सकें। और इसमें मैं सर्विस सेक्टर जिसे कहते हैं, जो सेवाओं का सेक्टर है, उसको भी शामिल करता हूँ। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जैसे चाइना है या जापान है, जर्मनी होता था, उन्होंने एक प्रोडक्शन हब में, एक नॉलेज हब में इमर्ज हुए, तभी वो विकसित देश बन पाए। हमारा भी कोई पाथ अलग नहीं होने वाला है। अगर हमने विकसित भारत बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इमर्ज करना होगा। उत्कृष्ट उत्पादन, फ्लॉलेस गुड्स सस्ते रेट पे बनानी होंगी, ताकि हमारा माल हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और कम से कम इंपोर्ट करें, जिससे हमारा नेट सरप्लस बढ़ जाए। हम अमीर देशों की श्रेणी में तभी आ सकेंगे। और उसके लिए ये जरूरी है, अगर आपको बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए हमें बनाने वाले भी बहुत अच्छे ट्रेंड चाहिए होंगे। उसी क्रम में तकनीकी शिक्षा का रोल इमर्ज होता है। आजकल जो आधुनिक युग में कई सारी चीजें नई नई आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया है, अनुसंधान पे अधिक फोकस किया जा रहा है, कौशल विकास की बात हो रही है, स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो तकनीकी रूप से इस सब चीजों को सफल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना जरूरी है। तो उसमें किस तरह की बातों को स्कूली शिक्षा में, उच्च शिक्षा में समावेश किए जाने की जरूरत आपको लगती है? आपने बिल्कुल सही कहा
की योजनाएं हमारे पास हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं और भारत सरकार इसको लेके बहुत ही चिंतित और अग्रसर है। लेकिन थोड़ा सा चूकते हैं, वो ये है कि एक्चुअल ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन। मुझे लगता है इस सारे प्रोसेस में टीचर एक बहुत ही अहम कड़ी है, चाहे वो बच्चों की ट्रेनिंग है, चाहे वो बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। बच्चे शायद अपने आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन योजनाओं का ज्ञान लेने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम टीचर्स को ट्रेन कर लेंगे तो एक एक टीचर साल भर में तकरीबन 300-400 बच्चे के टच में आता है, 5 से 10 क्लासेस को वो पढ़ाता है। अगर वो टीचर खुद जागृत होके उन स्कीम्स का नॉलेज लेके बच्चों को पास ऑन कर देगा, फिर उनकी हैंड होल्डिंग करेगा ताकि उन स्कीमों का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, और साथ ही वो इंडस्ट्री से अपने लिंकेजेस बनाता है, तो फिर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकेगा और आपके पास ऐसी उम्दा वर्कफोर्स तैयार हो जाएगी और ऐसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे कि स्काई विल बी द लिमिट। भारत सरकार ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति लागू किया और साथ ही नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति भी लागू किया गया है। तकनीकी शिक्षा के विस्तार में प्रौद्योगिकियों के इनोवेशन और पब्लिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो व्यावहारिक स्तर पे हो, उसके लिए ये पॉलिसियां किस तरह से सहायक हैं और आपको क्या लगता है कि जो दुनिया के और देश आगे हैं उनके मुकाबले हमारे देश में किन किन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए? मुझे ये लगता है ये जो नई शिक्षा नीति है या नई विज्ञान नीति है, ये बिल्कुल टाइमली है। हमें शिक्षा को लिबरलाइज कर देना चाहिए, हमें बंदिश में नहीं रखना चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को फ्रीडम और ऑटोनॉमी होनी चाहिए ताकि वो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्सेज को फ्रेम कर सकें और बच्चों को उस तरीके से ट्रेन कर सकें। नई शिक्षा नीति काफी उसने कोलैबोरेटिव अप्रोच भी दी है और उसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की भी सुविधा दी। मान लो मैं आज कोर्स में ज्वाइन कर गया, लेकिन साल भर के बाद पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी आपको एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे थे, आगे मुझे पैसा कमाना पड़ेगा अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। तो नई शिक्षा नीति ये आपको सुविधा देती है कि आप 1 साल के बाद अपने पढ़ाई को छोड़ दें, जितना तक आपने पढ़ा है उसके एवज में आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। जब आपके हालात अच्छे होते हैं, अगर आप दोबारा फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दोबारा उसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही अच्छी नीतियां हैं, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग हैं और मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बात कही कि एक दिन वैज्ञानिक बन के देखिए छात्रों के लिए, और इसको लेके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और बहुत सारे विभागों ने अपने लैब को, अपने जो उनके प्रयोगशालाएं थी उनको छात्रों को देखने, दिखाने, इंटरेक्ट करने के लिए खोला। एक जिज्ञासा प्रोग्राम भी सेंट्रल स्कूल के साथ CSIR ने शुरू किया। वर्तमान समय में हम देखें कि उच्च शिक्षा में किस किस तरह के नए कोर्स आए हैं जो छात्र रख सकते हैं, जो उनके न केवल अवसरों में बढ़ोतरी करे बल्कि भारत के विकास में भी सहायक हो। किस किस तरह की तकनीकी शिक्षाएं हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एग्रीटेक, फाइनेंस में भी फिनटेक टाइप के कोर्सेस आए हैं जो कि बहुत ही टाइमली हैं। उनकी लर्निंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज होना शुरू हो गया है, लेकिन कई बार हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके डरने लगते हैं कि शायद ये हमारे जॉब्स खत्म कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों को ये डर लगा था कि कंप्यूटर शायद हमारे जॉब्स खा जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद हमारी इकोनॉमी का साइज ही दुगना तिगना 10 गुना हो गया है। लेकिन हमें अपने स्किल सेट को हमेशा ही अपग्रेड
अपग्रेड करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, वी नीड टू रीट्रेन अवरसेल्व्स, और नए नए जॉब्स को जो पहले हम कर रहे थे उसको हमें इवॉल्व होना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो फैक्टरी इन करके हमें अपने जॉब के प्रोफाइल को चेंज करना पड़ेगा। अब ये वो जमाना नहीं है कि आपने आज कुछ सीखा और 20-30 साल उसी को पीटते रहे। आज आपको हर 4-5 साल में इसके लिए एक नया वर्ड है डिसरप्शन। आज जो डिस्टरबेंस है, डिसरप्शन है, इंटरवेंशन सब बहुत फास्ट आ रही हैं। तो इसलिए आपको इस डिसरप्शन के लिए अपने आप को तैयार करना और अपने स्किल सेट को हमेशा ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि आपकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहे। मैं अपने यंग मित्रों को ये अश्योर करना चाहता हूँ, जॉब्स कम नहीं होने वाले हैं, इकोनॉमी का साइज बढ़ने वाला है। चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, उसका कहाँ कहाँ यूज नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर में भी यूज हो रहा है, डिलीवरी सर्विसेज में भी हो रहा है। अगर मेडिसिन को सप्लाई करना है, फूड को सप्लाई करना है, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। ईरान और इजराइल की वार हुई थी तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का कितना यूज हुआ था। तो सब नई फील्ड समर्ज हो रही हैं, हमें बस सीखते रहना है और रेलेवेंट बने रहना। निश्चित रूप से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें पारंपरिक ढर्रे पे नहीं चलना है, कि जो ज्ञान हमने ले लिया वही शाश्वत रहेगा, उसी में हम अवसर मिलते रहेंगे। हर 2-4 साल पे तकनीकी प्रौद्योगिकी की उन्नत होने के साथ साथ आपके ज्ञान कौशल को भी अकोमोडेट करने की जरूरत पड़ती है। और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब कंप्यूटर हमारे देश में लाया गया था तो पूरे देश में बड़ा विरोध हुआ था, हड़तालें की गई कि अब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और आज वर्तमान समय में जो IT सेक्टर है हमारा, जो ये सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी अर्न करने वाला सेक्टर बन गया है, और भारतीय कौशल की मांग विदेशों में भी बहुत अधिक है। उसी तरह से आपने AI के बारे में बताया कि ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसमें भी भारत उसी तरह आगे रहेगा। अब बात करते हैं हम चैलेंजेस की। इस शिक्षा को लागू करने के लिए, जन जन तक हर इच्छुक को पहुंचाने के लिए गांव शहर में किस तरह की चुनौतियां हैं, और किस तरह के आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो आर्थिक लेवल पे हो, प्रौद्योगिकी लेवल पर हो, शिक्षा के स्तर पर हो, बढ़ाए जाने की जरूरत है। योजनाओं में कोई कमी नहीं है। मेरा सुझाव यही होगा कि हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी और विगरस इम्प्लीमेंट करें। इसमें दो जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो टीचर्स और दूसरे इंडस्ट्री के लोग, उनका बड़ा ही भारी रोल है कि टीचर्स को सरकार की सारी नीतियां, कहाँ कहाँ क्या क्या नीति जो बच्चों को फायदा दे सकती है, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मैं इस पे आपको सिंगापुर की एक उदाहरण देना चाहूँगा। एशियन लीडर्स का कार्यक्रम था कोई 2017 वगैरह में, तो एज डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल रहते हुए मुझे सिंगापुर में इनवाइट किया गया उनके संस्थान की तरफ से। हम 25-30 लोग एशिया से इनवाइट किए गए थे, उसमें मैं भी था। तो बातचीत के दौरान मैंने पूछा उनसे कि आपका जो संस्थान है वो 10 महीने काम करता है, तो 2 महीने में टीचर्स क्या करते हैं? जब छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो तब टीचर भी छुट्टी पे रहते हैं या क्या करते हैं? उन्होंने कहा उन 2 महीनों में टीचर्स की छुट्टी नहीं होती है, वो जाके इंडस्ट्री में काम करते हैं। टीचर जाके इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आते हैं, इंडस्ट्री से लिंकेज एस्टैब्लिश करते हैं, फिर वो वापस आके वो जो नई टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखी है आके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। दे एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट्स। तो वही मॉडल हमें लगाना पड़ेगा। अपने 1 साल में एक टीचर कम से कम 200 नहीं तो 300-400 बच्चे की लाइफ को टच करता है 1 साल में। तो अगर हमारा टीचर ट्रेन हो जाता है, अगर वो अवेयर हो जाता है और वो सक्षम हो जाता है, वो इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन कर लेता है, तो ये एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट्स। फिर आपकी योजनाओं को जमीन में फलयान्वित होने से कोई नहीं रोक सकेगा, और आपको विकसित भारत बनने में भी कोई नहीं रोक सकेगा।
आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो शिक्षण संस्थान के साथ है या प्राइवेट उद्योगों के साथ है, वृहत रूप से बढ़ाए जाने की हमारे देश में भी जरूरत है। और जिस तरह से वहाँ आपने बताया कि एक टीचर ट्रेनिंग लेके के उद्योगों में फिर वो आके इंस्टीट्यूट, उद्योग, संस्थान और छात्रों के बीच एक पुल का काम करता है अपने अनुभवों द्वारा, ऐसे यहाँ भी किए जाने की बहुत जरूरत है। छात्रों के लिए जो कि तकनीकी शिक्षा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पे? मैं तो छात्रों को यही, मेरे छोटे भाइयों को, बहनों को यही मोटिवेट करना चाहूंगा कि आज की जो दुनिया है, यू हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग। मैं कोई नेगेटिव नहीं होना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन अच्छे समय के साथ आपको मेहनत भी बहुत शिद्दत से और इंटेलिजेंट मेहनत करनी पड़ेगी। आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो टेक्नोलॉजी है वो हर 3-4 साल के बाद बदल रही है और दूसरे देश बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। अगर हमें उनसे compete करना है और अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप इंटेलिजेंट मेहनत करिए, कोई बहुत पत्थर नहीं तोड़ने वाली बात है। फोकस से अपने टीचर्स के साथ मिलके लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस एंड भारत बहुत ही एक स्वीट स्पॉट जिसे कहते हैं उस पे है, तो उसका फायदा उठाइए। बहुत अच्छा डॉक्टर मनोज कुमार, आपने तकनीकी शिक्षा, उसके वर्तमान रुझान और उसको अपनाए जाने के लिए, लागू किया जाने के लिए और उसमें भविष्य बनाने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की बात की। आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए और आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर प्रियंका कुमारी और प्रस्तुतकर्ता दिलीप झा।